राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्रदूषण की मार और शहर शहर हाहाकार, इस नारे के मुताबिक भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और स्वास्थ्य पर जानलेवा असर पड़ रहा है। अब दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया। अन्य भारतीय शहर भी जहरीली हवा की जद में हैं। हरियाणा की हवा भी जहरीली हो गई है और दीपावली के बाद हरियाणा समेत पूरे देश में एयर पॉल्यूशन अचानक से बढ़ा है। हरियाणा ने प्रदूषण में राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। जींद का AQI 421 तक जा पहुंचा है, जो कि अति गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसी हवा में सांस लेने से एक स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ सकता है। दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए यह हवा जानलेवा भी साबित हो सकती है। देश में 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 8 अकेले हरियाणा के हैं। इसमें जींद, रेवाड़ी, नारनौल, रोहतक, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, चरखी दादरी और सिरसा शामिल हैं। जींद और धारूहेड़ा में AQI 400 के भी ऊपर है। दीपावली की रात तो हरियाणा में 15 जिले ऐसे थे जहां पर AQI 500 को भी क्रॉस कर गया था। इसके साथ ही रेड जोन में अभी भी 9 जिले हैं। अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर के प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर ग्रैप 2 की पाबंदियों को लागू किया गया है, लेकिन ग्रैप 2 का असर धरातल पर दिख नहीं रहा है। सांसों पर आफत बनी हुई है, लेकिन सियासत भी इस पर फुल देखने को मिल रही है। तो हवा हो रही है जहरीली और अलग अलग जगहों के AQI कम से कम इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं कि तमाम जो दावे होते हैं उन सब की असल हकीकत क्या है। और बार बार आप देख रहे हैं कि ये जो प्रदूषण का स्तर है वो इन महीनों में बढ़ता है और इस बार भी वैसी ही स्थिति है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अगर आप देश के प्रदूषित शहरों की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो उसमें अधिकतर आपको हरियाणा के भी शहर मिलेंगे। और ये एक बहुत चिंतनीय प्रश्न है कि आखिर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो प्रदेश में क्यों बनी हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से इससे निपटने के इंतजाम किए जाएंगे, प्रदूषण से निपटने का क्या प्लान है और कैसे इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न लगातार बना हुआ है। अब अलग अलग जगहों का AQI का हाल आप देख रहे हैं। फरीदाबाद में 220, जींद में भी 220, ये सब हवा की गुणवत्ता के मानक आप देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। फतेहाबाद में भी आप देखिए कि 220 तक ये AQI पहुँच चुका है। इसी तरह से गुरुग्राम में अगर आप देखें तो ये AQI 206 है। और फिर अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा के जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम और चरखी दादरी, और फिर नारनौल, रोहतक, बहादुरगढ़ और सिरसा, ये आप देखिए। इसमें आप कह सकते हैं कि शहर हैं जो कि हरियाणा के हैं। तो राजधानी दिल्ली और NCR समेत अगर आप देखेंगे तो 10 सबसे प्रदूषित ये जो इलाके हैं उनमें से 8 हरियाणा के हैं, जहां पर ये प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। जींद की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह की बनी हुई है। रेवाड़ी, जींद, गुरुग्राम, चरखी दादरी ये सर्वाधिक प्रभावित है। नारनौल, रोहतक, बहादुरगढ़ और सिरसा में भी प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी खराब श्रेणी में है। और इसलिए ये चिंता का विषय है कि आखिर क्यों प्रदूषण की जो मार है वो हरियाणा में पड़ी है और क्यों ये कम नहीं हो रही। अब पानीपत का AQI 246 है, रोहतक में 235 है, ये सब खराब श्रेणी में है। सोनीपत में 229, यानी 200 से 300। जो दूसरा आप एक तरफ देखिए मीटर जो आपको दिख रहा है उसमें क्या पैमाना होता है उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैथल में 227, यानी कि ये भी खराब श्रेणी में है। यमुनानगर 225 खराब श्रेणी। कुरुक्षेत्र में 224, ये भी खराब श्रेणी में आता है। और करनाल में है 223, ये भी खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में 220, ये भी खराब श्रेणी में है। और जींद 220, ये भी खराब श्रेणी में। फतेहाबाद 220, ये भी खराब श्रेणी में। और गुरुग्राम 206, ये भी खराब श्रेणी में आता है। पलवल में 198, ये मध्यम से खराब के बीच में, क्योंकि 200 से 300 के बीच खराब श्रेणी। अंबाला 192, चरखी दादरी 191, ये सब बॉर्डर लाइन पर हैं और इनको आप खराब श्रेणी में ही मान के चल सकते हैं। हिसार 190, भिवानी 189, यानी कि 50 से 100 अच्छा और असंतोषजनक एक भी आपको जिला इसमें नहीं दिख रहा है जहां पर आप ये कहें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है।
तो हर तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन अगर देश के 10 सबसे प्रदूषित शहर देखें तो हरियाणा के उसमें 8 शहर हैं, और इसलिए चिंता की बात है कि हरियाणा में ये बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसके क्या कारण है। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराज जी शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामराज जी शर्मा जी स्वागत है आपका। राकेश सौदा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश सौदा जी आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी स्वागत है आपका। और डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, इसके पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं। ये जो हम लोग AQI देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, बहुत सारी इसके पीछे के कारण आपने बताए थे, लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर जहां पर अमूमन हम लोग देखते थे कि AQI का लेवल इस स्तर पर नहीं होता था, अब देश के टॉप 10 जो प्रदूषित जगह हैं उनका जब हम लोग डाटा देख रहे हैं उसमें अकेले 8 हरियाणा के दिखते हैं। क्या कारण है इसका, हम लोग मान के चलें, क्यों ये प्रदूषण का जो स्तर है वो इतने खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया? डॉक्टर चंद्रमोहन जी। आमजन को एहसास होता है। साथ ही साथ जो हमारे मैदानी राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी जगह धान की फसल उगाई जाती है और इन दिनों में इनकी लगभग कटाई की जाती है और साथ में पराली की भी जलाने की घटनाएं में बढ़ोतरी होती है। साथ ही त्योहारी सीजन में, खासकर दशहरा और दीपावली जो त्योहारी सीजन है, इसमें सरकार की पाबंदी के बावजूद और प्रशासन की सख्ताई के बावजूद फिर भी लोग, आम जन आतिशबाजी जमकर मतलब छुटाते हैं, जिसकी वजह से ये लेवल बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें प्रदूषण में, साथ साथ में मौसम का भी इसमें मैंने पहले ही बताया कि अहम भूमिका निभाता है। और हवाओं की दिशा, जैसे हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की अगर बात करें तो हरियाणा के जो पंजाब से सटे वाले जितने भी जिले हैं सभी में धान की खेती, और जो हमारे GT बेल्ट है वहां पर भी धान की खेती की जाती है। साथ में जब आतिशबाजी होती है दिवाली की, तो उस सिलसिले में जो किसान है वो पराली जलाने की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारी वायु गुणवत्ता सूचकांक जो AQI है उसमें काफी गिरावट देखने को मिलती है। दीपावली के दिन और दिवाली से अगले दिन जो हमारा वायु गुणवत्ता जो सूचकांक था उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। दिल्ली, NCR और हरियाणा में ज्यादातर जो इलाकों में या स्थानों पर इसका स्तर 400 से भी क्रॉस कर गया था। जबकि अगर हम बात करते हैं आज आज जैसे हवाओं की दिशाओं में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो जिससे वो जो लेवल दिवाली और दिवाली से अगले दिन था उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। क्योंकि जिस साइड में हवा चलती है, अगर वहां पराली की घटनाएं अगर घटती हैं तो डॉक्टर उससे अगले चंद्रमोहन जी वाले देखिए, जो ठीक है, ये जैसे पॉल्यूशन के लिए देखिए बहुत उत्तर, सारी कारक इसके जिम्मेदार हैं हम और आप, हम सबको इसके लिए जी, ये तो मैं इसके कह साथ सकता हूं कि जो सबको स्थानीय इसमें अपनी कारक हैं। जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन एक सवाल है मेरा चंद्रमोहन जी, भाई आतिशबाजी तो हम लोगों ने देखा पूरे देश के अंदर दीपावली पर हुई है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टेड एरिया ये हरियाणा और ये दिल्ली NCR का क्यों दिखता है फिर हमें? साथ में स्थानीय कारक जैसे ईंट भट्टे हैं, खनन जोन है, क्रेशर जोन है। जैसे हम अगर जिला महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर ना तो धान की खेती की जाती और ना ही पराली जलाई जाती, फिर भी यहाँ का जो वायु गुणवत्ता जो सूचकांक था वो 400 के आसपास पहुंच गया था। तो इसमें हवाओं का भी मुख्य रोल होता है। जहां पर पराली जलाई जाती है, जैसे हवाएं जब उत्तरी और उत्तरी दक्षिणी होती हैं, तो उससे क्या होता है, वो ऊपर वाला जो प्रदूषक जो तत्व हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है, चाहे वो जहां पर पराली जलाने की घटनाएं ना हो, परंतु उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दूसरे इलाकों पर भी देखने को मिलता है। रामराज जी देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण चंद्रमोहन जी ने बताए हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी चूंकि सरकार में आप लोग हैं और आप लोगों ने ये कहा कि आप लोग जो है पर्यावरण को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पराली जलाने की घटनाएं आप लोगों ने कम की हैं, बावजूद इसके हम लोग देख रहे हैं कि 8 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जो कि टॉप 10 की सूची में बने हुए हैं, यानी कि सर्वाधिक प्रदूषित अगर हम लोग लिस्ट उठाकर देखें तो उसमें से 8 हरियाणा के हैं। क्या कारण है इसके पीछे का? इतना आप लोग कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं प्रदूषण को बेहतर करने के लिए, फिर भी ये स्थिति है। उसमें 97% की कमी आई है
और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये बातें, ये त्योहारों का सीजन है और ये दीपावली महापर्व है, दशहरा है, ये बहुत बड़े त्योहार हैं हमारे हिंदू भाइयों के। तो जैसे लोगों ने खुशी में पटाखे छोड़े, आतिशबाजी जलाई है, वैसे सरकार ने ग्रीन पटाखों की सलाह दी थी सबको, और इसके लिए हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी कड़े कदम उठाए थे। तो सारी, और केंद्रीय हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी हमारे इससे हमारी सरकार के बिल्कुल संपर्क में रहे हम, और इसके सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे। फिर भी यूं है, ये त्योहारों का सीजन था, इसमें मैं मानता हूं थोड़ा बढ़ा है, और बाकी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, और आगे धीरे धीरे ये सामान्य होता जा रहा है। और अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, आपको ही पता है, हमारे सबको पता है, अब ये धीरे धीरे नियंत्रण में होता जा रहा है और आगे बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, क्योंकि सरकार पहले भी इस मामले में गंभीर है। हमने जैसे नहीं, ये लेकिन पुराने रामराज जी, व्हीकल ये हैं, धीरे धीरे मतलब अगर अब उनके लिए कड़े प्रकृति नियम ही सब कानून कुछ बनाए बैलेंस हैं, करने वाली, तो फिर और तो नए आप लोग जो व्हीकलों बात कहते के हैं उसको मैं लिए किस नजरिए उसमें से देखूं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि प्रोत्साहित ये कर रही बढ़ता है हुआ हमारी प्रदूषण, सरकार। इसको हम लोग कम करेंगे। और अब धीरे जैसे धीरे ये समय ऑटो के हैं, साथ ये अपने आप सही ये हो पुराने जाएगा, तो ऑटो इसको तो बैन नेचर किए अपने जा आप रहे सही हैं, कर देगा। ई मेरा रिक्शा के सवाल ये स्थान है पे कि अगर आप ये कहते हैं कि आ रहे भाई हैं, लोगों ने और पटाखे सरकार जलाए, ने तो उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो ये थी ना कि मदद भी ग्रीन करी पटाखे लोगों को जलाने हैं। प्रशासन जैसे। क्या कर रहा था? क्या ये इंश्योर कर पाए आप लोग कि लोग केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं? और टाइमिंग भी थी कि इसके भाई बाद 8 से 10 के बीच में आपको अभी जलाना है। पेड़ भी बहुत रात लगवाए भर हम हैं। लोगों ने देखा कि लोग आतिशबाजी करते रहे देर रात तक। तो ये सारी चीजें तो प्रशासनिक फेलियर भी है ना रामराज जी। इसको किस तरीके से आप लोगों ने टैकल किया फिर? देखो, एक खुशी का त्योहार है, उसमें सरकार ने सबको, इसमें जन चेतना भी जरूरी है। मैं समझता हूँ इसमें सामाजिक संगठनों का हमने सहयोग भी लिया है, इसमें और ज्यादा समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है। और ये खुशी का त्योहार है दिवाली, तो मैं मानता हूँ भाई, खुशी के त्योहार में लोगों ने पटाखे जलाए खुशी में, तो आगे धीरे धीरे नियंत्रण इस पे होता जा रहा है, और ये सामान्य बहुत जल्दी है, सामान्य 2-4 दिन में सामान्य हो जाएगा जी। सौदा जी भाई कह रहे हैं कुछ दिन में सामान्य हो जाएगा, खुशी का त्योहार है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते पटाखा जलाने के लिए। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की आदत है किसी भी मामले पर लीपापोती करने की। चलो दिवाली तो आपकी 20 तारीख को, 21 तारीख को समाप्त हो गई, लेकिन ये पोल्यूशन का जो मामला है, ये आपका ये देखिए अक्टूबर के लगभग शुरू से ही ये हाल हुआ है, जब पोल्यूशन का एक्यूआई लेवल काफी बढ़ गया था, और सरकार के पास समय था कि भाई दिवाली पर तो पटाखे वगैरह भी छोड़ेंगे, चाहे कितना भी नियंत्रण कर ले। तो उसके लिए एक प्लान बनाने का, प्रशासन को जागरूक करने का, प्रशासन की सही तरीके से ड्यूटीज लगाने का। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने सारे का सारा भी, चंद्रमोहन जी भी कह रहे थे कि पराली की वजह से होता है, ईट भट्टे क्रैशर जो, ये ईट भट्टे और पराली क्या सिर्फ हरियाणा में ही है क्या? बाकी देश में नहीं है। आज जो टोटल 16 सिटीज और दिल्ली के साथ जिनमें एक्यूआई लेवल हद से ज्यादा बढ़ा है, कंट्रोल से ज्यादा हो गया, तो उनमें भी 8 जिले हरियाणा के हैं। मतलब आधे शहर हरियाणा के उसके अंदर हैं, और फिर भी उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई ये खुशी का माहौल था। खुशी का मामला नहीं है ये सरकार के फेलियर का मामला है। मैं आपको छोटे छोटे आंकड़े बताता हूँ कि दिवाली की जो 15 साल का जो एक्यूआई लेवल 500 पार हुआ, उसको हम मान लेते हैं भी वो दिवाली की वजह से हो गया। लेकिन आप ये देखिए 2018-19 से 2021-22 तक 693.25 करोड़ रुपए केंद्र से पराली प्रबंधन के लिए जारी हुए। आज तक उनको ये लोग यूज नहीं कर पाए। 2024-25 में 858 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी हुए। उनमें से आप ये देख लीजिए, जनवरी 2025 तक सिर्फ 7 करोड़ 22 लाख रुपए ये खर्च कर पाए। ये कर क्या रहे? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सारे सिस्टम का। इतना पैसा जारी होने के बावजूद ये समझ लिए 858 करोड़ में से 851 करोड़ पेंडिंग है इनके पास, उसको खर्च ही नहीं कर पाए ये लोग। मतलब किस तरह का प्रदूषण नियंत्रण कर रहे हैं, सिस्टम को खोखला करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए 2025-26 में 7,314 करोड़ रुपए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के लिए फिर जारी हो गए। पिछले 858 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, उसका ये मान लीजिए 9 गुना
7,314 करोड़ रुपए फिर दोबारा से जारी हो गए। लेकिन उसमें किया क्या? हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोगों को शुद्ध हवा मिलनी बंद हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, लोगों को फेफड़ों की और दिल की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन ये लोग उसको खुशी के माहौल का कारण बता देते हैं। अभी हाल में इन्होंने घोषणा की थी विश्व बैंक के मार्फत 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा कर दी। अब घोषणा होती रहेगी या पैसा जारी होता रहेगा? काम कब करेंगे? काम करने का भी इनका कोई समय है, कोई समय सीमा इनके पास है, या कोई ऐसा ठोस प्रबंधन प्रदूषण के ऊपर कि भी हमने ये प्रदूषण के लिए पुराने व्हीकलों को हटाने की बात करते हैं। पुराने व्हीकल्स के हटाने से काम चलेगा क्या? आप लोगों ने जिस तरह का सिस्टम बना दिया है, रोडों के ऊपर देखिए व्हीकल जितने हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए आप लोगों ने क्या किया? अभी आपका प्रशासन फेल हुआ। ग्रीन पटाखों को मंजूरी नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कहीं भी ग्रीन पटाखों की आड़ में जो बेतहाशा पटाखे चले हैं उन पर कंट्रोल किया? नहीं किया, क्योंकि पूरी रात ये पटाखे चलते रहे। दूसरा आप ये देखिए सड़कों की, देखो जब भी हमने देखा था आज से 8-10 साल पहले क्या होता था, प्रदूषण बढ़ता था तो उस दौरान क्या होता था कि फव्वारे टाइप की छोटी छोटी गाड़ियां लगा दी जाती थी रोडों पर, कंट्रोल किया जाता था, छिड़काव होता था पेड़ों पर। इस बार क्या किया? जबकि इस बार तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम प्रदूषण को कंट्रोल कर लेंगे, ये हो जाए, लेकिन आप ये देखिए बजट के आवंटन और उनके खर्च में जो अंतर है उसी को यदि हम समझ लें तो सरकार की जो संवेदनशीलता इसमें स्पष्ट। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा बजट है लेकिन उसको आप खर्च नहीं कर रहे, आपने सही प्रबंधन नहीं किया इसलिए ये बढ़ गया पॉल्यूशन का लेवल। ठीक है रेडू साहब, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने पहले भी कोशिश करी और अभी भाई अब ये खुशी का मौका है, किसी को पटाखे जलाने के लिए बिल्कुल बाउंड तो नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते थे वो हमने किया, धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। आयुष जी, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित दर्शकों को, श्रोताओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है। जो अवस्था मनुष्य के हेल्थ के लिए ही बहुत ही दुखदाई है, जो मनुष्य के हेल्थ को ही खराब कर रही है, जो मनुष्य को बीमारी के अंदर धकेलने का काम कर रही है, वास्तव में एक डेंजरस है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां पोल्यूशन के कारण होती है। जो हम एयर इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, अंदर जाकर के हमारे शरीर को खराब करने का काम करती है। और हमारी सरकारें, हमारा समाज एक ऐसी दशा को रोकने में नाकामयाब हो रहा है जो कि उसी को धीरे धीरे मार रही है। हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो आखिर सबसे पहले तो इसमें जिम्मेवारी सरकार की ही होती है। सरकार उसका करे और समाज में सहयोग करे, और जो कि बहुत ही डेंजरस है। जैसा खास करके हरियाणा के लिए, जैसा आपने अभी बताया अपनी रिपोर्ट में कि हिंदुस्तान के 10 में से 8 सिटीज हरियाणा के हैं, और मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे प्रदूषित शहर जो है आज के दिन पूरे इंडिया में बना हुआ है। तो आपकी बातें सुनकर के ये हमें डर लगता है कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से प्रदेश में हम रह रहे हैं कि यहाँ पर इतना, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर है यहाँ पर, और उसमें हम श्वास ले रहे हैं। हम कैसे जिएंगे? कितनी प्रकार की हमारी को बीमारियां लगेगी। देखिए आयुष जी, मुसीबत में भी नसीहत मिल जाती है कई बार। जब मुसीबत आई, हमारे पास कोरोना काल हुआ, और उससे एक बहुत बड़ी नसीहत प्रकृति ने हमारे को देने की कोशिश की, यदि ये सरकारें समझे, समाज समझे तो। कोरोना काल में जिस प्रकार से लॉकडाउन लागू हुआ 2019 में, मार्च 20 में कोरोना काल शुरू हुआ, लगभग 2 साल तक चला, उसमें लॉकडाउन का दौर चला। आसमान इतना नीला, इतना साफ दिखाई देने लगा कि बहुत दूर दूर तक की पर्वतमालाएं भी यहाँ हमारे जींद में बैठे छत पर चढ़ करके हम देख लिया करते थे। इतना साफ मौसम हो गया। तो वो क्यों हुआ? यहाँ से एक नसीहत मिलती है, क्योंकि उस टाइम जो है ना, फैक्ट्रियां बंद करवा दी गई थी, गाड़ियां बंद करवा दी गई थी, और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गए थे। तो वायुमंडल कितना शुद्ध हो गया था कि मजा आता था, आनंद आता था श्वास लेते हुए। अपने आप में ऐसे लगता था जैसे देसी घी की हवा हम जो ना पी रहे हैं। तो जब हमें एक नसीहत भी मिल चुकी है कि यदि हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो वायु को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अब बात आती है कि इनको हम कंट्रोल कैसे करें। आप मौसम आता है, आपने ग्रेफ 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, ग्रेफ 4 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है जनाब? इनसे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ना ही बेनिफिट होगा जब तक कि सरकार कोई सख्त एक्शन ना ले। जैसा अभी हमारे राकेश सौदा जी ने बहुत अच्छा आंकड़ा रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि 858 करोड़ रुपए रिलीज हुए और मात्र 7 करोड़ ही उसमें से एक्सपेंड कर पाई ये सरकार
तो क्या इससे नहीं लग रहा है, इसमें और क्या क्लैरिटी चाहिए इस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को कि भी आपने 858 करोड़ रुपए रिलीज तो कर दिए और मैनेजमेंट के ऊपर आपने खर्च किए मात्र 7 करोड़। क्या ये भ्रम की स्थिति नहीं है? क्या ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बिल्कुल इसके प्रदूषण से की तरफ से मुंह नहीं बेरुखी नहीं हो रखी है? इन्होंने क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लेने का काम करते? और दूसरी बात, नंबर एक तो सरकार की लापरवाही है, टोटली मिसमैनेजमेंट ही नहीं, मिसमैनेजमेंट तो होता है कि सरकार ने काम किया लेकिन वो सही से नहीं हो पाया, ये तो एक अलग इशू है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये तो लापरवाही है, बेरुखी है। और मैं तो कहता हूँ 858 करोड़ नहीं और ज्यादा पैसा रिलीज करें, इससे ज्यादा तो पैसा इनका मेडिकलों में बच जाएगा, आयुष्मान भारत में बच जाएगा और मनुष्य भी स्वस्थ रहेंगे, उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा और वहां भी दवाइयों के डॉक्टरों के पैसे बच जाएंगे। लेकिन प्रदूषण के प्रति इतनी बेरुखी सरकार ने जो दिखाई है, ये वास्तव में निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही ये कम है। दूसरी बात देखिए, अभी ये कहते हैं हमारे चंद्रमोहन जी ने विस्तार से बताने का काम किया, इन्होंने पराली को मुख्य केंद्र बिंदु में रखा अपने में कि भाई पराली ये जलती है तो इससे ये प्रदूषण होता है। आयुष जी, बड़ी समझने की बात है ये, ठीक है, ये विशेषज्ञ है, इन्होंने भी अध्ययन किया होगा, मैं इनको उनकी बात काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना विचार ये दे रहा हूँ कि पराली इस बार हरियाणा में खास करके ये मान लो 97% ठीक कहा इन्होंने, पराली प्रबंधन में किसान जागरूक हो चुका है और इस बार हरियाणा प्रदेश हो चाहे पंजाब प्रदेश हो, इसमें पराली जलाने में बहुत बड़ी गिरावट आई है और हरियाणा में तो मुश्किल से 15-20 केस ऐसे आए हैं जो कि हजारों की संख्या में होते थे जिन किसानों ने पराली जलाने का काम बिल्कुल किया। ठीक बात है, लेकिन जो पराली एक कारण नहीं है ना, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं और उनको देखना पड़ेगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या कोई एक प्रॉपर प्लानिंग आपको लगता है कि होनी चाहिए या उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर विशेष ध्यान होना चाहिए ताकि इससे हम निपट सकें, क्योंकि ये राजनीति करने से या आरोप प्रत्यारोप करने से इसका कोई समाधान तो है नहीं। कोई प्लानिंग आपको लगता है ऐसी करनी की आवश्यकता है या है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा सरकार की तरफ से जो की जाती है उसमें सख्ताई हो। जो जैसे ग्रेप 1, 2, 3, 4 की जो बात चल रही है, ग्रेप 2 में अगर जो जो नियम बनाए सरकार ने, वो हर मतलब सरकार का मतलब हर जिले में उस मतलब कोई जिम्मेवारी ले और उस जिम्मेवारी को सख्ताई से मतलब उसको क्रियान्वित करे। साथ में आम जन की जब तक इसमें भागीदारी नहीं होगी, जब तक हम इस प्रकार की जो प्रदूषण या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आम जन का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर आम जन ये कहे या सोचे कि भी हम दिवाली को केवल दीयों से या हम अपने और तरीकों से मनाएंगे, ना कि आतिशबाजी से, इसी प्रकार से सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे हैं वो उस सरकार की जो नीतियां हैं उनको कड़ाई से लागू करवाएं। जैसे कोई पटाखे अवैध रूप से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जैसे अपने हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में पटाखों पर बैन है, परंतु फिर भी हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से चोरी छिपे आम जन कहीं ना कहीं चोर मार्गों से ले आते हैं और वो जलाते हैं। तो जब तक जैसे अब दिवाली के दिनों में कचरा निपटारण के लिए सरकार के द्वारा गाड़ियां भेजी जाती है, परंतु लोग फिर भी उसको निपटारण के लिए जलाते हैं। तो जब तक आम जन में अवेयरनेस नहीं होगी तो इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। अब पराली वाली बातें जो अभी बात हो रही थी कि पराली का भी केवल हरियाणा, एनसीआर की, दिल्ली की बात नहीं है। पराली हमारे पंजाब में भी जलाई जाती है, पाकिस्तान में भी जलाई जाती है। जब हवाओं का रुख पाकिस्तान से जब हमारी तरफ होता है तो वो पराली का जो पोल्यूटेंट है वो नीचे आते हैं। ये जरूर है कि किसान अवेयर हुए हैं, कमी आई है, फिर भी किसान मतलब जितने अवेयर होने चाहिए, परंतु क्योंकि निपटारण के लिए कोई ना कोई उचित सिस्टम बनाया जाए, उनको कोई ना कोई मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा इस मतलब जब खेती करते हैं उनको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, तो इस प्रकार की वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिवाली पर्व पर जब आतिशबाजी होती है तो उसकी आड़ में मतलब रात को या सुबह वो जरूर करते हैं इस प्रकार की गतिविधियां। काफी कमी आई है, परंतु अभी भी जो नासा की अगर सैटेलाइट से देखते हैं तस्वीरें, तो अभी भी पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी नहीं आई है। रामराज जी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमने किसानों को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन राशि भी हम देते हैं
और उसमें 97%, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 97% पराली जलाने में कमी आई है। हमारे किसान जागरूक हो गए हैं और इसमें हमारी आम जनता को जागरूक करने की जरूरत है। वैसे हमने हमारा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ा एक्टिव रहा इसमें और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संपर्क में रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उनका परिपालन भी हुआ है। भाई ये त्योहार है, त्योहार करके लोग ज्यादा उत्साह में आतिशबाजी कर देते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। थोड़ा सा जनता में और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है और बाकी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और जो इस संदर्भ में जो होगा बेहतर होगा, जनता की सेवा के लिए वो हम कर रहे हैं। और ये जनता हितैषी सरकार है, जन हितैषी सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री भी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और जिस तरह से जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, जनता के आशीर्वाद से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने और ये जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाया। और जन हितैषी जो काम होगा वो हम जरूर करेंगे। और जैसा इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, ये तो भगवान को मानते ही नहीं है। ये इन्होंने एकदम सीधा अटैक दीपावली पे आके किया है। ये भगवान को मानते नहीं। भगवान श्री राम का जब एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर अयोध्या धाम हो रहा था तो इनकी पार्टी ने विरोध किया था। इन्होंने वकीलों की फौज वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी थी। भाई भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या धाम में ना बने, इसलिए इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। भगवान को ये नहीं मानते, भगवान कृष्ण को ये नहीं मानते, भगवान रामचंद्र को ये नहीं मानते। ये तो जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। और जिस तरह से इन्होंने शुरू में, आप जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से आप देख लो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है। नेहरू और जिन्ना जी दोनों दोस्त थे, आपस में एक बोला भाई तुम भारत का प्रधानमंत्री बन जाना है और तुम पाकिस्तान का बन जाना है। एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ पाकिस्तान है। इन्होंने बंटवारा किया और इन्होंने पीओ को पाकिस्तान को थाली में परोस कर दे दिया। तो जो उस टाइम में ये बात कहते हैं वोट चोरी, सबसे बड़ी वोट चोरी तो इन्होंने की। अगर वोट चोरी का कोई सीखना हो तो कांग्रेस से बड़ी वोट चोर कोई नहीं है। सरदार पटेल जी के पास में 12 वोट थे, 12 वोट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में 1 वोट था। 1 वोट वाले को तो आगे बढ़ा दिया, जिता दिया। और 12 चलिए ठीक है रामराजी जी, लेकिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा चर्चा प्रदूषण पर है तो प्रदूषण पर ही रहे। आप तो बिल्कुल पता नहीं दूसरी दिशा में चले गए। राकेश सौदा जी, उन्होंने सारी रियासत तोड़ी। ठीक है, हम इस पर चर्चा कर लेंगे किसी दिन, लेकिन आज थोड़ा प्रदूषण पर बताइए। 1 मिनट राकेश सौदा जी, हल करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन नेहरू जी की रामराजी जी, अरे रामराजी जी भाई, आज नेहरू जी पर चर्चा नहीं है ना भाई, प्रदूषण पर चर्चा, प्रदूषण पर चर्चा। राकेश सौदा जी, मंत्री की विशेष भूमिका रही माननीय अमित शाह जी की। सुनिए रामराजी जी, अब सुन लीजिए, सुनिए। अरे सुनिए रामराजी जी, भाई कोई कंटेक्स्ट नहीं है ना इसका, आज की चर्चा से इसका कोई लेना देना नहीं जिस दिशा में आप जा रहे हैं। राकेश सौदा जी, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या धाम में, ये तो शुरू से। अरे सुनिए भाई रामराजी जी, अब सुन लीजिए। प्रदूषण पे चर्चा करते हैं ना भाई, उसके कारण और उसके निवारण को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी प्रदूषण से बाहर आएंगे ना। इससे कुछ हासिल होगा नहीं। ऐतिहासिक त्योहार है हिंदू धर्म। रामराजी जी, अभी सुनिए भाई रामराजी। आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अरे आपके तो पेट में दर्द हो गया मेरे भाई, दीपावली का नाम लेते ही। आपने सीधा दीपावली के ऊपर अटैक किया। बड़ा ऐतिहासिक त्योहार है हिंदू भाइयों का, आप भगवान को मानते ही नहीं। आपने ये बताया सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी ने विरोध कराया था, नहीं कराया था? आपकी पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था, नहीं करा था? राम मंदिर का वकीलों की फौज उनके खिलाफ खड़ी कर दी थी। राम मंदिर के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने। आप तो भगवान को मानते ही नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो आप तो। चलिए ठीक है भाई, आज प्रदूषण पे चर्चा करिए। आप लोग तो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, डिरेल हो जा रहे हैं। फिर आप लोग जो विषय है उस पर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके समाधान तक पहुंचेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं है ना कि आप भी कहीं और के कंटेक्स्ट की बात शुरू कर दें और वो भी उस पर फिर प्रतिक्रिया देना शुरू करें। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए केवल, मैं इतना जानना चाहता हूं
ये कहा जाता है कि भाई सिर्फ दीपावली आते ही ये क्यों कहा जाता है कि भाई पटाखे फोड़ने की वजह से प्रदूषण हो गया। प्रदूषण तो है समस्या, सबको पता है कि दीपावली के आने पर ये ज्यादा चीजें क्यों सामने आ जाती हैं, और क्या किसी पर्व विशेष को या धर्म विशेष को सिर्फ टारगेट करना है कि नहीं दीपावली पे आपने पटाखे जलाए इसलिए प्रदूषण बढ़ गया, ये गलत बात है। एक मिनट राकेश सौदा जी, बड़ा ऐतिहासिक रामराजी जी अभी सुनिए, अरे रामराजी जी सुनिए भाई, अब सुन लीजिए रामराजी जी सुनिए, रामराजी जी अब से सुनिए, अब सुनिए, अब सुन लीजिए रामराजी जी अभी सुनिए। अरे ये राम मंदिर पर चर्चा नहीं करनी है भाई, आज कितनी बार बोलूं मैं, ये राम मंदिर की चर्चा नहीं है, आज प्रदूषण की चर्चा है, AQI लेवल खराब है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। गलत दिशा में आप लोग जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आप लोग को या तो पता नहीं है कि क्या बोलना है, या मुद्दे की कोई जानकारी नहीं, या बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर इनमें से एक भी चीज है तो कम से कम पॉइंट पे बात करें कि प्रदूषण क्यों बढ़ा हुआ है, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। ये राम मंदिर की चर्चा थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपने मंदिर बनाया, आपने नहीं बनाया, आप कोर्ट में खड़े हो गए जाकर के, इससे कोई हासिल होगा क्या? प्रदूषण कम हो जाएगा ये कहने से? राकेश सौदा जी, ये दीपावली को ही कारण क्यों बना दिया जाता भाई? देखिए आयुष जी, हमने सिर्फ दीपावली को कारण नहीं बनाया, हमने दीपावली पर जो प्रशासन फेल हुआ, सरकार फेल हुआ, उसको कारण बनाया है। लेकिन इन लोगों की आदत है मुद्दे से ध्यान भटकाने की, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आपने सीधा दीपावली पर अटैक किया, नहीं ये बजट यूज करने की बात करते हैं। साफ साफ जाहिर होता है आप भगवान श्री राम के विरोधी हो, आप सनातन के विरोधी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। कर दिया तुम्हारा भगवान, तुम मान नहीं सकता भगवान के, तुम भगवान का कांग्रेस सरकार के टाइम से दुआ नहीं इसलिए तो श्राप लग गया आपको। भगवान श्री राम का श्राप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। आप तो जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हो, आप तो जिन्ना की भाषा बोलते हो, शराब घोटाला तुम करते हो, जिन्ना के साथ विद्यार्थी हो। चलिए, मुझे लगता है आप दोनों लोग इस आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं आएंगे। मैं विजेंद्र रेड्डी जी का रुख कर रहा हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी, अरे विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है हो गया भाई, आप लोग का हो गया। अब आप लोग राम मंदिर से ऊपर उठेंगे नहीं, दीपावली पर आप लोग को प्रदूषण को लेकर के कोई चर्चा करनी नहीं, केवल राम मंदिर पर उलझे रहेंगे तो इसका कोई हासिल नहीं है ना। विजेंद्र रेड्डी जी भाई, क्या दीपावली को ही कारण मान लिया जाता है? और सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि डिस्कशन सिर्फ दीपावली के आसपास ही होता है कि भाई पटाखे मत जलाइए, ग्रीन पटाखे जलाइए, या पटाखे जला दिया तो ज्यादा प्रदूषण हो गया। ये धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, हमारी जो सनातन धर्म का ये पर्व है उसको टारगेट करने की कोशिश है। ये दीपावली पे ही क्यों याद आता है कि प्रदूषण बढ़ गया? रेड्डी साहब, कुछ धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो मनुष्य के जीवन को खा रहा है और वो आदमी के कंट्रोल में है, वो सरकार के कंट्रोल में है, वो हमारे विशेषज्ञों के कंट्रोल में है, और हमें पता है कि ये सब्सटेंस जो है ना जीवन को खा रहा है, आम नागरिक के जीवन को खा रहा है, तो उसको रोकना हमारा फर्ज बनता है, सरकार का भी बनता है, समाज का भी बनता है। और इसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आता। जब मनुष्य के जीवन को ही खतरा पैदा हो रहा है तो धर्म तो उसके बाद होता, तब पहले जीवन को बचाना जरूरी होता है। इसलिए ये दिवाली के ऊपर जो पटाखे बजाए जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कोई संशय नहीं है कि पटाखे अवैध रूप से बजाए गए हैं, काफी बजाए गए हैं। हमारे शहर में लगभग 5 करोड़ का आंकड़ा है, 5 करोड़ के पटाखे जलाए गए हैं जींद शहर में। आज अखबार में ये छपा हुआ था। आखिर ये पटाखे जब बैन कर दिए गए हैं तो कहां से आते हैं, क्यों बजाए जाते हैं, और सरकार की लापरवाही क्यों है? क्यों सरकार उसको रोकने में सफल नहीं हो पा रही है? ये सरकार की विफलता है। इसके द्वारा जारी किया गया बजट यूज नहीं करते हैं, वो सरकार की विफलता है। किसान पराली जलाता भी है, जैसे चंद्र मोहन जी ने कहा कि बहुत कम फर्क पड़ा है, लेकिन फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन फिर भी कम पड़ा है, तो वो भी सरकार की ही विफलता है। क्योंकि सरकार को ऐसी पराली जलाने वाली घटनाएं तो रेड्डी साहब 97% तक अगर आ गई तो ये तो ठीक है कि इन्होंने इस पर काम किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम और आप भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मान लीजिए ग्रीन पटाखे के लिए कहा गया कि आपको ग्रीन पटाखे जलाने हैं, इसी हमको वातावरण में तो रहना है ना, फिर क्या हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं अपनी? ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकारों की है? हमने और आपने कितना अपनी जिम्मेदारी को निभाया? समाज की भी जिम्मेवारी है। हमने इससे पहले, दीपावली से पहले जहां भी हमारे को मौका मिला, चाहे डिबेट का मिला, चाहे हमारे को होली की, दीपावली की शुभकामनाएं देनी हमने दी है। मेरी पहली लाइन ये होती थी कि हम ग्रीन पटाखे भी नहीं जलाएंगे, ग्रीन पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हम पटाखा जलाना ही नहीं है, दियों का त्योहार है, दियों से उसको मनाने का काम करें। जिससे पोल्यूशन हो रहा है तो उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। और समाज की भी अहम जिम्मेवारी है कि इस पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें सरकार की इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि सरकार
एक साधन संपन्न होती है और उसके पास हर तरह की सुविधा होती है, तो उसको यूज करना चाहिए। आम आदमी के पास इस तरह की टेक्निक्स नहीं होती, इस तरह की सुविधाएं नहीं होती कि वो अपने आप को थोड़ा रोक करके कर सकता कम। लेकिन जिस प्रकार से ये मतलब पटाखे चलाए भी गए हैं, उनको रुकवाना था तो सरकार रुकवाएगी। कुछ लोग ऐसे कि वो नहीं मानते हैं कि एक बार कहने से, तो सरकार को वहां सख्ती दिखानी चाहिए, सख्ती दिखा करके उनको रुकवाने का काम किया करना चाहिए। और पटाखे जहां बनते हैं, आइए चोर की माँ को क्यों नहीं पकड़ते हैं? चोर को नहीं पकड़ना चाहते तो कम से कम चोर की माँ को पकड़ लो। कहाँ बनते हैं पटाखे? फैक्ट्रियों में तो बनते ही है ना, वहां तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर बनते। क्यों नहीं उन फैक्ट्रियों को समझाया, मालिकों को समझाया जाता, उनको रोका जाता? समझाने से नहीं मानते तो उनको दंडित करने का काम करो, उनको रोको भी। जो मनुष्य के जीवन को खा रहे हैं, जो आपका उत्पाद, आखिर क्यों चोरी छिपे आप उसका उत्पादन कर रहे हो? क्यों नहीं उसको रोक रहे हो? और जहां तक देखिए आयुष जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम हर साल इसके ऊपर डिबेट करते हैं भाई। जो ये पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, ये पूरे साल भी प्रोड्यूस होते हैं, इस मौसम में आकर के ये ज्यादा क्यों हो जाते हैं? वो कारण हम सबके सामने हैं, उन कारणों को रोका जाना चाहिए। गाड़ियां भी थ्रू आउट ईयर चलती है, फैक्ट्रियां भी चलती हैं, भट्टे भी चलते हैं, ईंटें भी बनती हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क भी होते हैं। क्या आप एक ग्रैप को लेकर के ही इसके ऊपर इतना आश्वस्त हो जाएंगे कि यदि हम ग्रैप लागू कर देंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा? मैं नहीं मानता कि कम हो जाएगा, और ना ही मैं इसको कोई सोल्यूशन मानता हूं कि ये कोई सोल्यूशन है। हाँ, एक मामूली सा फर्क इससे पड़ सकता है, जो कि कभी पड़ा नहीं है। हर बार आप ग्रैप लागू करते हो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब बारिश होती है या फिर मौसम में कोई बदलाव होता है हवा का, तभी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ग्रैप से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल इसके चंद्रमोहन लिए जी, सरकार ठीक है डॉक्टर कदम चंद्रमोहन जी, ये 2-3 महीने जिसमें हम लोग देखते हैं समस्या ज्यादा हो जाती है, क्या इसके लिए आपको लगता है कि स्पेसिफिक कुछ काम करने चाहिए, या शुरुआत जैसे ही हो सितंबर के लास्ट से लेकर के और ये नवंबर के अंतिम तक, क्या ये 3-4 महीनों में आपको लगता है कि कुछ स्पेशल कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स कर देने चाहिए? क्योंकि बाकी साल हम लोग देखते हैं एक्यूआई इतना खराब श्रेणी में नहीं होता और कहीं कहीं पर तो एक्यूआई ठीक भी रहता है, लेकिन ये 3-4 महीने के ज्यादा प्रिकॉशन लेने या इसके लिए अलग से कुछ प्लान बनाने की जरूरत आपको लगती है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे प्रदूषण जो बढ़ता है इन दिनों में, इसमें सबसे ज्यादा मौसम का और पवनों का हाथ होता है। पराली, आतिशबाजी, ये तो सारी और जो स्थानीय जो कारक हैं वो सारे इसमें भूमिका निभाते हैं। तो इस इन दिनों में जब हवाओं की जो दिशा पर निर्भर करता है, जैसे आज हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ तो काफी इसमें कमी आई है। जिस साइड से ये चलती है, अगर उस साइड में ये स्थिति बनती है, चाहे वो पराली जलाने की है या आतिशबाजी वाली है, तो वो पोल्यूटेंट उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। तो उसका खामियाजा मैंने शुरू में भी बताया था कि पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसके आसपास वाला जो भी है उसको भी वो भुगतनी पड़ती है, उसकी जो भी धुआं है। तो उसी प्रकार से पराली या आतिशबाजी या स्थानीय जो कारक हैं, ये तो सारी हैं ही इस चीज में, परंतु मुख्य रूप से इन्हीं दिनों में जो होता है, तो उसमें जैसे मैंने शुरू से ही मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जैसे मीठी ठंड, गुलाबी ठंड का आगमन होता है और साथ में कटाई लावणी जो धान की होती है और साथ में पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं, और साथ में ये और जो कारण है, इसमें हम सबकी सहभागिता जरूरी है। अगर हम इसमें मतलब हम सब मिलकर, सरकार के साथ हम सब मिलकर, और सरकार जो भी ये कानून बनाए उसको सख्ताई से लागू करे, उसमें किसी प्रकार की रियायत ना दी जाए, तो हम इस प्रदूषण वाली समस्या से निजात पा सकते हैं। हम्म। यही है मेरी नहीं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, लेकिन इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं, जैसे फैक्ट्री से जो निकलने वाले धुएं हैं या फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है जो कि पानी को पोल्यूटेट करता है, या सड़कों के ऊपर चल रहा जो ट्रैफिक है, या जो व्हीकल्स से निकल रहा है, या जो टायर की वजह से हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, क्या इन सारी चीजों को लेकर के कोई प्रॉपर प्लानिंग आपको दिखती है, या उस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको लगता है कि सही तरीके से काम कर रहा है? देखिए पूरे देश की समस्या प्लानिंग होती है जी। जितने भी कारखाने हैं उसमें को भी मतलब जो उनका जो प्लांट है उसको प्रदूषण रहित बनाने के लिए ऊपर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, जिससे वो जो धुआं निकले वो ज्यादा पोल्यूटेंट वाला ना निकले। इसी प्रकार से जो पानी में जो पोल्यूटेंट जाते हैं उसको भी ट्रीटमेंट करने के प्लांट लगाए गए हैं। अगर वो उन चीजों में जहां पर ये नियमों को, कानून को
पालन नहीं किया जाता, उन पे सख्ताई से काम किया जाए। जब भी इस प्रकार की चीजों को हम रोक सकते हैं। साथ में इन दिनों में निर्माण कार्य हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, उन पर पानी वगैरह छिड़कने का है। जो पौधारोपण के ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से वनों की कटाई को रोक कर, इसी प्रकार से खनन जोन पर हम इन दिनों में मतलब उनको बंद कर दिए जाएं। क्रेशर जोन को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। और साथ में नहीं तो ये ग्रैब की पाबंदियों से कुछ आपको यातायात हो लगता है जाता कि है असर बारिश होता है? सीजन क्योंकि में अभी बड़े जैसे बड़े लंबे रेणु लंबे साहब ने कहा जाम कि लग ग्रैब जाते की हैं, तो उनको पाबंदियां लगा तो कंट्रोल देते हैं, करके लेकिन हम उससे इस कोई बहुत ज्यादा प्रदूषण को रोक फर्क पड़ता सकते नहीं है। तो ये ग्रैब की पाबंदियां, ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 तक की आपको लगता है कि इससे कोई असर होता है? बिल्कुल, देखिए अगर वो जो नियम है उनको अगर कड़ाई से लागू किया जाएगा ना, तो इनका जरूर असर पड़ता है जी, जरूर असर पड़ता है। साथ में पर्यावरण का तो और मौसम का और हवाओं का तो इसमें प्रमुख भूमिका होती है। परंतु जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं कि भी 100 से 200 जब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का जो स्तर हो जाता है तो ग्रेड 1, उसके बाद अगर 300 से 400 का लेवल बन जाता है तो ग्रेड 2। तो जो ग्रेड 2 के जो मतलब नियम है, चाहे वो पानी छिड़कने का है या ट्रीटमेंट करने का है, तो उनको भी कड़ाई से लागू किया जाए तो जरूर इसमें फर्क मिलेगा। रामराज जी, नियम तो हैं लेकिन उसका कड़ाई से पालन होगा तभी इस पर अंकुश लगेगा। सिर्फ ये कि हम मौसम के भरोसे बैठे रहें या लोग अपने आप अवेयर हो जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। देखो, मैंने आपको बताया त्योहारों का सीजन था, इसमें थोड़ा बढ़ गया था। सरकार बहुत गंभीर है और नियम कानून सख्ती से लागू किए जा रहे हैं और जनहित में जो संभव होगा हमारी सरकार जरूर करेगी। और जहां तक मैंने आपको बताया था, वे पुराने व्हीकलों को भी बंद किया जा रहा है। डीजल के जो पुराने व्हीकल थे, और सरकार प्रोत्साहित कर रही है नए वाहन खरीदने के लिए। ये पुराने ऑटोज थे वो भी तकरीबन बंद कर दिए गए हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं और उनको भी सख्ती से उनके ऊपर भी नियम लागू किए जा रहे हैं। ई रिक्शा को प्रमोट किया जा रहा है, ई व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार उनमें प्रोत्साहन दे रही है। और पराली का जहां तक मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है और किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है और इसमें 97% की कमी आ गई है। और इसमें और जो नियम कानून है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। और मैं मानता हूँ ये त्योहारों का सीजन था, इसमें थोड़ा सा इसमें प्रदूषण बढ़ गया था, धीरे धीरे ये कंट्रोल में हो जाएगा। हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत इस मामले में एक्टिव है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, उसने फिर हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा उसके बराबर उसके संपर्क में है और जो आवश्यक है वो हमारी सरकार कर रही है जी। राकेश जी, देखिए आयुष जी, सारी बातें प्रणाली के आसपास घुमा दी जाती हैं, सरकार के आसपास घुमा दी जाती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है हरियाणा ट्रांसपोर्ट पॉलिसी या सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जिसको जब लागू किया गया था उसमें सिर्फ एक काम तो इन्होंने किया, चालान तो धड़ाधड़ काट रहे हैं ये सब पब्लिक के, लेकिन उस पॉलिसी को जब लागू कर किया गया था तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एक बात की गई थी। आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो हाल है वो आपने देखा है, लोग अपने पर्सनल व्हीकल क्यों निकालते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि किसी भी आप हरियाणा के गांव में जाएंगे तो आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम बसें अवेलेबल हैं और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तो बसें मेरे भाई कहाँ हरियाणा में रहते हो, बाहर रहते हो? आप हरियाणा में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो? हरियाणा की परिवहन सेवा एक नंबर की सेवा है, हरियाणा की एक नंबर की। हरियाणा की आप हरिद्वार जाइए, कहीं जाइए, लोग हरियाणा की बसों में बैठना पसंद करते हैं, आपको पता ही नहीं। आप कहीं बाहर रहते हो क्या? आप बाहर रहते हो क्या कहीं? हरियाणा की परिवहन सेवा एक नंबर की है। आप कहीं भी जाकर देख लेना, लोग भाग भाग कर हरियाणा की बसों में बैठना पसंद करते हैं। पता नहीं आप कहाँ रहते हो, कैसी बातें करते हो आप पहले हरियाणा की परिवहन सेवा के बारे में आपको पता ही नहीं है। की सरकार सिर्फ यही बातें कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों हमारी जो पुराने बसें हैं वो सारी चेंज हो गई हैं, नई बसें खरीद दी गई हैं और बसें ऐसी हैं जैसे हवाई जहाज हमारी। कौन से गाँव आपकी बस जाती है? अरे मॉडर्न बसें, आपने पता ही नहीं, हरियाणा की बस में बैठ के देखना कभी, बहुत बढ़िया बसें हमारी, नई बसें हमारी।
हरियाणा की परिवहन सेवा 1 नंबर की सेवा है, आपको पता ही नहीं यार। कैसे आप बच्चे वाली बात ठीक कर रहे हो? है रामराज जी थोड़ा सुन लीजिए भाई, मुझे लगता है कि विपक्ष की बात अगर सुनेंगे तो कुछ पॉइंट्स उसमें से ऐसे हैं जिस पर मुझे लगता है आप लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। अल्टीमेटली सबका गोल यहाँ पर यह है ना कि प्रदूषण कम हो जाए। विपक्ष भी जो बात कह रहा है उसको थोड़ा सुनिए धैर्य से, और उसमें आप समझिए कि उसमें क्या आप कर सकते हैं, उसमें बेहतर कर सकते हैं तो उसको और बेहतर करिए। ये पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए, यहाँ बैठे हुए हर एक शख्स यही चाहता है। ठीक है राकेश जी देखिए ये पॉलिटिक्स का विषय है नहीं ना। राकेश जी और रामराजी जी प्लीज एक मिनट। अरे राकेश जी और रामराजी जी एक मिनट, दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत होइए, मेरा सवाल सुनिए पहले एक मिनट। राकेश जी मेरा सवाल सुनिए। राकेश जी ये आवेश में आने से रामराजी जी और राकेश जी दोनों लोग पहले थोड़ा शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। राकेश जी देखिए ये राजनीति करने से ये पॉल्यूशन तो कम होगा नहीं। इसी इन्वायरमेंट में, इसी वातावरण में आपको भी रहना है, मुझे भी रहना है, रामराजी जी को भी रहना है, हम लोग को यही सांस लेनी है। इस AQI को हम कैसे कम कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं ना। मुझे एक बात बताइए राकेश सौदा जी, क्या होना चाहिए राकेश सौदा जी जिससे ये प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो जाए। राकेश सौदा जी और रामराजी जी प्लीज। अरे आप लोग केवल लड़ाई कर रहे हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप लोग का कंसर्न है ही नहीं कि ये प्रदूषण कैसे कम करना है। रामराजी जी अपने समय में जब मैं आपको समय देता हूं तो अब तो आप 2 लाइन बोल के चुप हो जाते हैं, फिर दूसरे के समय में आप बोलना शुरू कर देते हैं। ये सही बात नहीं है ना, कंस्ट्रक्टिव बात करिए। राकेश सौदा जी मुझे बताइए भाई, इसी वातावरण में आपको रहना है, मुझे भी रहना है, हमको यही सांस लेनी है, क्या करना चाहिए? कम से कम कुछ कंस्ट्रक्टिव बात बताइए ना कि क्या आपको लग रहा है ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसको करिए आप ताकि ये प्रदूषण कम हो। राकेश जी बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में बोलते बहुत ज्यादा। दूसरा, जब हम बात पूरी नहीं हुई है तो उनको बोलना नहीं चाहिए। पहली बात, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को ढंग से लागू किया जाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंदर जो पोल्यूशन का मैटर है, पोल्यूशन वाले मामले पर गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए, और जो बजट निर्धारित किया गया है तो वो किसी भी मैटर में निर्धारित हुआ उसको पूरा यूज करे, उसके रिजल्ट ले। अभी जो हरियाणा सरकार ने एक बड़ा आंकड़ा रखा था कि अभी इतना ट्री प्लांटेशन करेंगे, लेकिन उस ट्री प्लांटेशन के आंकड़े के दूर तक भी नजदीक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये सिर्फ फोटो खिंचवाने में ज्यादा यकीन करते हैं और हकीकत में काम नहीं करते। जबकि आप दोबारा से हरियाणा में तरुण त्रिवेणी स्कीम दोबारा से लागू करने की जरूरत है, क्योंकि जब हरियाणा के अंदर तरुण त्रिवेणी स्कीम इन्हीं की सरकार की उस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम शुरू हुई थी, काफी अच्छे रिजल्ट उस तरुण त्रिवेणी स्कीम ने दिए थे। काफी गांव में कई एकड़ में 2 पेड़ पौधे लगाए गए थे और वो कामयाब हुए। उसमें NGO को, यूथ क्लब को जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन अब ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है, किसी भी प्लान को बना तो, लेकिन उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए ना इनके पास नीति है ना नीयत है। बजट है लेकिन बजट को यूज करना नहीं चाहते। प्लांटेशन तो कोई भी कर सकता है ना सौदा जी। राकेश जी इतना बड़ा आपका कांग्रेस का संगठन है, इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं, आप खुद हैं, आप ये बताइए ना भाई, ट्री प्लांटेशन तो कोई भी कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। ये केवल जिम्मेदारी सरकार की है क्या? मुझे बताइए ना भाई, अगर इन्होंने कोई अभियान शुरू किया, जैसे कहते हैं 1 पेड़ माँ के नाम, भाई 1 पेड़ आप भी लगा लीजिए, क्या समस्या है? और ये इस चीज में जो है ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप इस महीने को पूरा छोड़िए, दिवाली के महीने को, बाकी महीनों में कौन सा कंट्रोल करते हैं, कौन सा इन्होंने काम किया है? बाकी सभी महीने ऐसे रहते हैं। सिर्फ बारिश के महीनों को छोड़ दे तो बाकी महीनों में तो पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। उस पर क्या काम करते हैं? ये काम ये कुछ करते नहीं, सिर्फ बातें। चलिए ठीक है, फालतू की बातों से काम नहीं चलता। मैं फिर कहूंगा कि इससे राजनीति से ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इस समाधान में हम कभी पहुंचेंगे नहीं। केवल पॉलिटिक्स करते रहेंगे, आप उन पे आरोप लगाइए, वो आप पे आरोप लगाएं, समाधान कुछ होगा नहीं, हम उसी स्थिति में बैठे रहेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं है। विजेंद्र रेड्डू जी, ये सामाजिक तौर पर क्या हम और आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? जैसे ये हुआ कि भाई प्लांटेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, क्या हम उस दिशा में काम करते हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको लग रहा है लोग अवेयर हैं या तैयार भी हैं या सोचते भी हैं कि हमको इसको प्रोटेक्ट करना है? विजेंद्र रेड्डू जी 1 नंबर की पॉलिसी हमारी पूरे हिंदुस्तान में। विजेंद्र रेड्डू जी, अरे ठीक है रामराजी जी भाई 1 मिनट, अरे और लोग रेड्डू साहब, चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि प्रदूषण पर आप देख रहे हैं कि लगातार राजनीति भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए और क्या इस पर हम काम कर सकते हैं, ये जानना और समझना ज्यादा जरूरी हो। जब इस पर सही दिशा में काम होगा तो इस प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।